नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 10 जनवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ही वीडियो होगा। आज का हेडलाइन देखिए क्या है। ये यूएस के वाणिज्य सचिव हैं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं किया, इसके कारण से भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता नहीं हो पाया है। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पिछले साल 8 बार वार्तालाप हुई है। 8 बार उन्होंने फ़ोन पर बात की है। तो 8 बार की है, अब इससे ज़्यादा क्या करे भाई, है ना। ये भी क्या है, ये भी उसी का उदाहरण है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, जिसको कहा था नव उपनिवेशवाद। क्या होता है नव उपनिवेशवाद, क्या होता है उपनिवेशवाद का नया स्वरूप, क्या होता है, कौन कौन से उसके टूल हैं जिसका उपयोग किया जा रहा है, उसके प्राइम एग्जाम्पल कौन कौन से आपके समक्ष में, इसको ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। एक तो ऐसा हुआ है नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ होगा तो बिल्कुल सही किया है फ़ोन नहीं करके, क्योंकि ये सफ़ेद भूत है भी नहीं उस लायक कि इसको फ़ोन किया जाए। ज़रा समझते हैं आज के टॉपिक को, क्योंकि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ के लोगों को लग रहा है कि ये हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो वहाँ के लोगों को लगा कि हमने सत्ता परिवर्तन किया है। श्रीलंका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ तो वहाँ के भी लोगों को लगा कि हमने सत्ता परिवर्तन किया, डायरेक्ट हमने रिवॉल्यूशन कर दिया। इसी प्रकार से ईरान के लोगों को भी लग रहा है कि हम ही सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं। तो ज़रा इसके स्वरूप को समझने का प्रयास करते। दरअसल में हुआ क्या है, एक्स जो है, ट्विटर जिसको पहले जाना जाता था, इस एक्स ने क्या किया, ईरान के जो झंडा है, ईरान का जो फ्लैग है जो एक्स पर चल रहा था, उसको इसने परिवर्तित कर दिया। और इससे पहले की जो वहाँ पर पहलवी की सरकार थी, रजा शाह पहलवी, शाह वंश के शासक जो थे, उसके झंडे से ईरान के वर्तमान झंडे को रिप्लेस कर दिया। एक प्राइवेट कंपनी है ये यूएस की, जो जियो पॉलिटिक्स में लोगों को भड़काने में किस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की सहायता कर रही है, उसको ज़रा समझने का सबसे प्राइम एग्जाम्पल हो गया। तो नव उपनिवेशवाद के टूल यही सब होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ज़रिए ऐसे देशों पर दबाव डाला जाता है और उनको मजबूर किया जाता है कि आप हमारे अनुसार चलें, तभी जाके आप सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो हम आपके मुद्रा को बैन कर देंगे, हम आपके व्यापार को सैंक्शन कर देंगे, तब जाके आपके रुपए का डिवैल्यूएशन हो जाएगा और उसके बाद आपकी जनता अपने आप ही भड़क उठेगी, क्योंकि महंगाई कोई कितना दिन तक झेलेगा। इसी को ज़रा समझने का हम लोग डिटेल में प्रयास करेंगे। एक चीज़ और है, आज से ही ग्रुप से हो रहा है, पहला सवाल आज ही पोस्ट करूँगा मैं, 10 जनवरी है आज। तो जिन्हें जुड़ना हो जुड़ सहिएगा, आज से लिखने का प्रयास कीजिएगा। कई सारे बच्चे 18 के बाद जुड़ने का प्रयास करेंगे। जैसा भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। आज पहला सवाल दूंगा मैं 12:30-1 के बीच में, उसके बाद से शुरू करेंगे। तो जुड़िएगा अगर आपको जुड़ना हो। मेंस के लिए कुछ भी फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सारा तैयार हो जाएगा यहीं से। देखिए पहला टॉपिक आज का, पहला टॉपिक वही है कि ईरान के जो खामनेई हैं उन्होंने कहा है कि हम नहीं झुकेंगे और प्रोटेस्टर्स जो हैं उनको झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार का और भी हेडलाइन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान की शासन सत्ता बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है, नहीं, बिल्कुल ख़राब है वो। मानवाधिकार बिल्कुल भी नहीं है। कट्टर इस्लामिक शासन उन्होंने स्थापित किया हुआ। इस्लामिक शासन तो जॉर्डन में भी है, इस्लामिक शासन तो सऊदी अरेबिया में भी है, लेकिन ईरान में अलग ही प्रकार के इस्लामिक शासन है, जिसके कारण से वहाँ पर महिलाओं की जो जीवन है या सामान्य मानवाधिकार जैसी चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर संभव नहीं हो पाता है। जैसे पिछले साल ईरान ने कहा जाता है कि 400 से अधिक लोगों को एग्जीक्यूट किया है, फांसी की सज़ा दी है, किसी न किसी प्रकार से उनको मृत्यु की सज़ा दी गई है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इसमें अधिकांश वो लोग शामिल हैं जिन्होंने छोटे छोटे ईरान के जो इस्लामिक लॉ बनाए गए उनका उल्लंघन किया है, या फिर जो सरकार के खिलाफ़ बोलने के लिए खड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को ऐसे मारा गया है, फांसी दे करके या मृत्यु दंड दे करके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मादुरो की सरकार थी वेनेजुएला में वो बिल्कुल अच्छी थी, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन नव उपनिवेशवाद जो है ना, नियो कॉलोनिज्म कहा जाता है इसको, इसका स्वरूप इतना ज़्यादा विस्तारित है कि आप समझ नहीं पाएंगे कभी कभी कि ये जो सरकारें हैं इसको किस प्रकार से परिवर्तित किया जा रहा है, कौन कौन से ऐसे टूल होते हैं जिसके कारण से परिवर्तन किया जाता है। वेनेजुएला में सारे अमेरिकन कंपनियां वहाँ पर पहले से मौजूद थी और उनका दबदबा बहुत ही ज़्यादा था, है ना, जिसके कारण से वहाँ पर शासन सत्ता परिवर्तन के दौरान लोगों को भड़काना या विद्रोह को दबाना आसान हो गया। जैसे कि ईरान में एक्स को बैन कर दिया गया है, मतलब ट्विटर सहित सारे इंटरनेट को अभी बंद कर दिया गया है। लेकिन जब वहाँ पर एक्स मौजूद था
तो वो किस प्रकार की चीज़ों को एल्गोरिथम के जरिए आगे कर रहा था, क्या इसके बारे में हमें कोई जानकारी है? क्या ये अमेरिकी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का काम नहीं करता है क्या? तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि आज के ज़माने का उपनिवेशवाद कैसा होता है। अब वो ज़माना चला गया जब व्यापार करने के लिए व्यापारी आते थे, अपने साथ सैनिक ले आते थे और कॉलोनी बनाते थे। अब ऐसा शासन सत्ता नहीं चलता है। दूर बैठ करके जब किसी सरकार को कंट्रोल किया जाता है तो नव उपनिवेशवाद का वो उदाहरण होता है। नव उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकसित या शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, यूरोपीय देश पूर्व उपनिवेशों या विकासशील देशों पर प्रत्यक्ष सैन्य नियंत्रण के बजाय, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, डायरेक्ट मिलिट्री रूल के बजाय इनडायरेक्टली पॉलिटिकल, कल्चर, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वित्तीय नियंत्रण बनाए रखते हैं। यह शब्द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोकप्रिय हुआ। जब उपनिवेशवाद का पहला चरण खत्म होता है तब उपनिवेशवाद का दूसरा चरण आरंभ माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी देश जैसे ब्रिटेन जो है वो हमें उपनिवेश बनाकर रखता था, कॉलोनी बना करके रखता था। हमारे यहाँ पर शासन सत्ता करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स मौजूद थे। यहाँ पर सैन्य ऑफिसर थे, सिविल ऑफिसर्स भी मौजूद थे जो यहाँ पर काम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप ही के देश के शासन सत्ता, सरकार, कल्चर, इकोनॉमी, फाइनेंस, एजुकेशन, हर चीज़ को अगर हम अपने विचारधारा के अनुसार से चलाने का प्रयास करें तो उसी को कहा जाता है नव उपनिवेशवाद। ये शब्द बार बार उपयोग हो रहा है, न्यूज़पेपर में आपको दिखेगा। दुनिया के बड़े बड़े लीडर इसका उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से यह चर्चा में बना हुआ है, जिसको कहा जाता है नियो कॉलोनिज्म, यानी कि नव उपनिवेशवाद। ऐसे में उपनिवेश पर डायरेक्ट शासन सत्ता स्थापित नहीं करके बल्कि उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है अपनी विचारधारा के अनुसार। क्या ज़रूरी है कि ईरान में लोकतंत्र हो ही हो? वहाँ के लोगों को लोकतंत्र नहीं चाहिए, वहाँ के लोगों को राजशाही प्रकार का शासन सत्ता चाहिए। तो उन्हें मुबारक, क्यों हम उन पर लोकतंत्र थोपें? तो ये आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में भी वोटिंग प्रणाली हो? नहीं चाहिए, उसको हमेशा से वॉर लॉर्ड्स चलाते आ रहे हैं। तो क्यों ना हम उसके कल्चर, उसके हिसाब से वहीं पर रहने दिया जाए, क्यों हम उसको परिवर्तित करने का प्रयास करें? इसी को कहा जाता है कि जो जैसा है उसे रहने दीजिए, उसी में अगर वो खुश है तो उसे रहने दीजिए। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया को एक ही विचारधारा में, एक ही प्रकार के शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास करेंगे, उससे इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसी जो आपको दिख रही हैं चुनौतियाँ वो उत्पन्न होंगी ही। जैसे पहला इसका उदाहरण होता है आर्थिक साम्राज्यवाद, जिसको कहा जाता है क्या? जिसको कहा जाता है इस प्रकार के साम्राज्यवाद में बहुराष्ट्रीय कंपनी, जैसे ऑयल कंपनी का हम लोग उदाहरण लेंगे वेनेजुएला के दृष्टिकोण से, विकासशील देशों के संसाधन जैसे तेल, खनिज, कृषि का दोहन करती हैं, लेकिन लाभ मुख्य रूप से विदेश चला जाता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि हम वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अपने हिसाब से मार्केट के दाम पर हम लोग बेचेंगे। जैसे इराक में जब कब्जा किया अमेरिका ने, तो वहाँ की जो पहले सरकारी कंपनी थी, ऑयल की कंपनी सरकारी कंपनी थी, 100% उसका गवर्नमेंट के पास में था और गवर्नमेंट का ही काम होता था पैसे तेल निकालना और उसको बेचना, और जो लाभ प्राप्त होते थे वो इराकी गवर्नमेंट के पास में आते थे, जिससे वहाँ के विकास और लोगों के कल्याण का काम किया जाता था। लेकिन जब अमेरिका ने वहाँ पर कब्जा किया तो उसके बाद उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया। अब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियाँ वहाँ पर काम करती हैं और मुनाफा अपने साथ ले जाती हैं। केवल टैक्स सरकार को प्राप्त होता है, उसमें भी टैक्स में उनको रियायत मिल जाता है कितनी ही बार। तो शर्तों वाली सहायता और ऋण जो है इसका दूसरा टूल माना जाता है। जैसे कि अपने बगल में एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या होता है भाई, तो उनके जो अर्थव्यवस्था है वो सही ढंग से नहीं चल पाती है, जिसके कारण से बार बार उनको IMF के पास में जाना पड़ता है। तो IMF फिर उनके पास अपनी शर्तें रखती है और IMF में आपको तभी कोई ऋण प्राप्त हो सकता है जब तक US की हामी ना हो, क्योंकि US के पास सबसे ज़्यादा वोट करने की कैपेसिटी उसी के पास में है। US और उसके जो पार्टनर्स हैं उनके जरिए ही आप सफलतापूर्वक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। भारत को भी 1991 में IMF से ऋण प्राप्त करने के लिए खाड़ी युद्ध के दौरान अपने जो एयरफील्ड हैं वहाँ पर US के विमानों को फ्यूल भरने के लिए हामी भरनी पड़ी थी। तो US के विमान जो इराक पर अटैक करने जाते थे वो भारत में फ्यूल भरते थे और उसके बाद जाते थे, तभी जाके हमें 1991 में IMF से ऋण की प्राप्ति हुई थी। आखिरी बार था वो, उसके बाद हमने IMF से कभी भी ऋण नहीं लिया। तो जैसे पाकिस्तान है तो उनको पहले साइन करना पड़ता है कि भाई आप अपने यहाँ पर
टैक्स इतना रखोगे, आप अपने यहाँ पर बिजली का दाम ये करोगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि आईएमएफ अगर पैसा देगी तो पैसा रिटर्न आए इसका प्रबंध भी तो करेगी। उन्हें कहा जाता है कि अपने यहाँ पर टैक्स रिफॉर्म आप ऐड करो, आप अपने यहाँ के रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो अमेरिका को दे दीजिए। इस प्रकार की चीज़ें उन्हें करनी पड़ती है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में पाकिस्तान में नहीं पता होगा लोगों को, लेकिन वहाँ की सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाया केवल इसीलिए क्योंकि उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में वो डील करना था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति क्रिप्टो करेंसी में अच्छी खासी उनकी कंपनी चलती है। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ शर्तों वाली सहायता और ऋण का, कि शर्तों पर आधारित सहायता मिलेगा आपको और ऋण मिलेगा। ये भी कहीं ना कहीं नव उपनिवेशवाद का ही टूल है, जिसमें आईएमएफ, विश्व बैंक जैसी संस्थाएं ऋण देती हैं, लेकिन बदले में प्राइवेटाइजेशन, बाजार खोलना, विदेशी निवेश के लिए नीतियां थोपती हैं, जिसके कारण से इसे कहा जाता है कि ये भी नव उपनिवेशवाद का ही टूल है। नेक्स्ट है कल्चरल इम्पैक्ट। पश्चिमी शिक्षा, मीडिया, भाषा, जीवन शैली को बढ़ावा देकर के स्थानीय संस्कृति को कमज़ोर करना, ये भी क्या है, तो नव उपनिवेशवाद का ही उदाहरण है कि हमारे जैसे कपड़ों पहनो, हमारे जैसे खाना खाओ। पहले आपने सुना है क्या कि 2002 से 2000 ईस्वी से पहले कि इतने ज़्यादा हार्ट अटैक होते थे, इतना ज़्यादा मोटापा था पूरे सबके जीवन शैली में, इतने ज़्यादा मधुमेह की चीज़ें थी? नहीं था, क्योंकि हम लोकल चीज़ों को कंज्यूम करते थे। ज़रूरी नहीं था कि हम बाहरी चीज़ों को कंज्यूम करें। इसके कारण से इसे क्या कहा जाता है कि खान पान, रहन सहन, हर चीज़ बाहरी हमने अपना लिया, तो हमारा जो स्वदेशी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं गायब हो गया। अब जैसे इसका एक सबसे प्राइम एग्जांपल अगर आपको देखना हो ना, तो कभी आप गूगल करना या यूट्यूब पर वीडियो देखना, मैक्सिको और कोको कोला का उदाहरण। एवरेज मैक्सिकन जो लोग होते हैं वो पर डे एवरेज कंजम्पशन जो कोको कोला का है वहाँ पर वो 2.5 लीटर है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। स्थिति ये हो गई कि कोको कोला कंपनी के बड़े बड़े जो अधिकारी और सीईओ वगैरह हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति और अनेक पदों पर चयनित हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार से उस देश को कंट्रोल किया, भर दिया उस देश के लोगों में कोको कोला। तब दुनिया में सबसे ज़्यादा पर पर्सन के हिसाब से डायबिटीज़ लोग देखेंगे तो मैक्सिको में ही है। इसी को क्या कहा जाता है कि हमने बाजार के उत्पादों के जरिए वहाँ के लोगों को कंट्रोल करने का प्रयास किया। इसका उदाहरण आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मैक्सिको एंड कोको कोला, तो आपको बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेंगी जो आपको समझाएगा किस प्रकार से एक कंपनी ने वहाँ के पूरे लोगों की जीवन शैली को ही प्रभावित कर दिया। ठीक है। राजनीतिक हस्तक्षेप, जैसे विपक्ष को फंडिंग, चुनाव में दखल, सैन्य हस्तक्षेप के जरिए सरकार बदलना या प्रभावित करना। विपक्ष को फंडिंग, जैसे कई सारे देशों में किया जाता है। चुनाव में दखल, जिसके कारण से वहाँ पर अपने प्रकार के शासन सत्ता स्थापित हो सके। सैन्य हस्तक्षेप, जैसे अभी वेनेजुएला में हुआ, उसके जरिए सरकार को परिवर्तित करने का प्रयास करना। इनके जरिए क्या होता है, इसके जरिए नियो कॉलोनिज्म को स्थापित किया जाता है। जैसे बांग्लादेश का जो द्वीप है वो अमेरिका को चाहिए था, कई सारे एक्सपर्ट बताते हैं, लेकिन शेख हसीना की सरकार वो द्वीप उन्हें देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनकी भारत से करीबी थी और अपनी सॉवरेनिटी को वो बचाना चाहती थी। लेकिन चाहिए था, तो इसके कारण से वहाँ पर शासन सत्ता ही परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम लेकर के रहेंगे आपसे ये द्वीप, कैसे नहीं दोगे आप, और उन्होंने चेंज कर दिया। यानी कि ये एक प्राइम उदाहरण हुआ किस चीज़ का, तो राजनीतिक हस्तक्षेप या फिर सरकार को गिराने के लिए पॉलिटिकल रूप से इनस्टेबल कर देना उसको। ठीक है। ये क्या है, ये पारंपरिक उपनिवेशवाद से अलग हो, जिसमें कोई भी झंडा फहराना या सीधा शासन नहीं होता है, बल्कि आपको अलग अलग टूल्स के जरिए आपके ऊपर में इम्पैक्ट डाला जाता है। जैसे कि पहला होता है आर्थिक साम्राज्यवाद, शर्तों वाली सहायता और ऋण, सांस्कृतिक प्रभाव और पॉलिटिकल रूप से आपके अंदर में इंटरफेयर करना। आपके इंटरनल मैटर में भी बाहरी चीज़ों का हस्तक्षेप जब होने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नव उपनिवेशवाद का यह उदाहरण होता है। ये आपको समझ में आ गया मुख्य विशेषताएं इसकी क्या क्या होती है। अब जरा और समझेंगे हम लोग वेनेजुएला के क्रम में कि वेनेजुएला में किस किस प्रकार से शासन सत्ता हस्तांतरण हुआ और नव उपनिवेशवाद का किस प्रकार से यह सबसे प्राइम एग्जाम्पल अभी माना जा रहा है। आपको पता ही है 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य हमला किया और वहाँ के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया गया। फिर ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा जब तक कि सही ट्रांजिशन यानी कि सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाए। तो व्हाट डू यू मीन बाय सही हस्तांतरण भाई? सही हस्तांतरण ये क्या तात्पर्य होता है? क्या कोई अमेरिका
कि विरोधी नेता वहाँ पर शासन सत्ता स्थापित कर सकता है? नहीं। सही हस्तांतरण का मतलब है कि हम अपना पपेट ढूंढ रहे हैं अभी, जिस दिन हमें पपेट मिल जाएगा उस दिन हम उसको बिठा करके हम वहाँ से दूर हो जाएंगे। इसी को क्या कहा जाता है? सही हस्तांतरण इनके शब्दों में। यानी कि क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है कि प्रॉपर ट्रांजिशन तभी संभव हो पाएगा जब अमेरिका समर्थित कोई सरकार वहाँ पर स्थापित हो जाएगी। ये किसका उदाहरण हो गया? नव उपनिवेशवाद का सबसे सही उदाहरण हो गया ये। अब वो कब होगा ये इन्होंने नहीं बताया है, कितने वर्षों में होगा ये नहीं बताया इन्होंने। 1 साल, 2 साल, 4 साल भी लग सकता है। जो अमेरिका के सचिव हैं उन्होंने कहा कि हो सकता है 2 साल भी इसमें लग जाए। ठीक है। वेनेजुएला में नवउपनिवेशवाद के कारण और प्रमाण क्या है उसके? तो तेल संसाधनों पर नियंत्रण सबसे पहला कारण यही है, जो आपको कहाँ से मिलता है? जो यहाँ पर था, पहले में ही था, आर्थिक साम्राज्यवाद। आर्थिक साम्राज्यवाद इसी को कहा जाता है। आर्थिक साम्राज्यवाद इसी को कहा जाता है। क्या है भाई इसमें? तो देश के संसाधनों पर कब्जा। तो वेनेजुएला के पास में तेल बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा भंडारण के दृष्टिकोण से तेल उसी के पास में है, तो उस पर कब्जा। तो ये इसका कारण था। आर्थिक सैंक्शन और ब्लॉकेड लगाया गया। 2017 से ही उसको ब्लॉकेड किया हुआ था, आर्थिक सैंक्शन लगा दिए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अर्थव्यवस्था के चरमराने से क्या होता है कि वहाँ के सरकार के ऊपर वहाँ के लोगों का दबाव पड़ने लग जाता है। अब आम नागरिक को जा करके तो आप जियोपॉलिटिक्स नहीं समझाओगे क्या हो रहा है, क्यों अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। उन्हें लगता है कि सरकार ही गलत है। सरकार गलत होती ही है, लेकिन उसके साथ में ये सब फैक्टर्स भी होते हैं। ईरान का जो $1 बराबर ईरान के अगर पैसे में देखें तो 1.5 लाख ईरानी रुपए के हिसाब से है। 1.5 लाख देख करके $1 उन्हें प्राप्त होता है। वो भी ये देश है ईरान जो बहुत ज़्यादा तेल बेचता है दुनिया में, बेचता था, समृद्ध है। लेकिन इसकी समृद्धि किसी काम नहीं आई, क्योंकि इसके पैसे को, रुपए को सैंक्शन, इसके व्यापार को सैंक्शन कर दिया गया। और व्यापार सैंक्शन होने से क्या हो गया? ईरान बार्टर प्रणाली पर काम करता। बार्टर का मतलब एक सामान दो तो दूसरा सामान हम देंगे। पहले जो होता था, जब रुपए का आविष्कार नहीं हुआ था दुनिया में, उससे पहले का जो सिस्टम था उसी को बार्टर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें आप चावल ले लो बदले में हमें गेहूँ दे दो, आप आम ले लो बदले में हमें कोई चीज़ आटा दे दो। इस प्रकार का सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। गाँव में आजकल भी गरीब तबकों के लोग, आपने देखा होगा, धान लेकर के जाते हैं, बदले में दुकान से कुछ खरीद के लाते हैं। तो बार्टर सिस्टम का ही उदाहरण। तो ईरान अभी बार्टर सिस्टम पर चल रहा था, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था यहाँ तक पहुँची कैसे? सैंक्शन के द्वारा पहुँची है। बार बार उसको सैंक्शन किया गया पिछले 40 वर्षों में, जब से वहाँ पर शासन सत्ता का परिवर्तन हुआ है। सैंक्शन क्यों किया गया? क्योंकि वो अमेरिकी समर्थित सरकार नहीं थी। वो सरकार अमेरिका के समर्थन से नहीं बनी थी और अमेरिका का विरोध भी करती थी। उससे पहले की जो शाह की सरकार थी वो अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट थी। तो इसी के कारण से ये क्या हो गया, एक उदाहरण आपके समक्ष हो गया किस प्रकार से दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस को स्थापित किया जा रहा है। राजनीतिक रिजीम चेंज आपने देखा ही, वेनेजुएला में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, अभी ईरान में होगा। इस ऐसी प्रकार से इंडोनेशिया में भी होने वाला था, लेकिन इंडोनेशिया की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, उनका तो ऑडियो भी लीक हो गया था, उन्होंने कहा था कि हमें बचा लीजिए, हमारे खिलाफ जनता में रोष पैदा हो रहा है। तो उन्होंने बचा लिया। उसके बदले उन्होंने क्या दिया अभी तक नहीं पता चला। भू राजनीतिक कारण, वेनेजुएला चीन और रूस का सहयोगी है। अमेरिका चीन के प्रभाव को रोकना चाहता है, लैटिन अमेरिका को अपना बैकयार्ड बनाए रखना चाहता है, जिसके कारण से इस प्रकार की चीज़ें घटित होती हैं। और भी कुछ देशों के उदाहरण है, जैसे ग्वेटामाला भी है। अमेरिका ने CIA के जरिए वहाँ पर तख्ता पलट किया था। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, बनाना कंपनी को ज़मीन वापस मिले, इसके कारण से किया गया था। ग्वेटामाला में बनाना बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, इसके कारण से ये किया गया था। इसी प्रकार से चिली भी है। सल्वाडोर ओलेंद की चुनी हुई सरकार को गिराकर पिनोसे तानाशाही लगाएगी, क्योंकि ओलेंद ने कॉपर खदानों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिससे प्राइवेट कंपनियां जो अमेरिका है उनको वहां पर एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए चिली में 1973 में किया गया था। इराक 2003, लीबिया 2011, इन सभी जगहों पर इसी कारण से किया गया था, यानी कि संसाधनों पर कब्जा, प्राइवेटाइजेशन, अमेरिकी इन्फ्लुएंस, इसी के कारण से किया गया था। ये केवल अमेरिका का ही नहीं है, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके आज भी वहाँ पर इन्फ्लुएंस स्थापित होते हैं, जिसके कारण से ये देश भी चर्चा में रहते हैं। तो ये क्या हो गया?
नवोपनिवेशवाद का सबसे शानदार उदाहरण हो गया, जिसको आपको समझना चाहिए। अगर भारत सरकार ने फ़ोन नहीं किया है ना, तो बिल्कुल सही किया है, फ़ोन नहीं किया। हम नहीं झुके हैं ना ट्रेड डील में, वो बिल्कुल सही किया है हमने। अब वो हम पर क्या कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी को अनस्टेबल करने के लिए 500% का टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। अगर ये लग जाता है तो वाकई भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान होगा। एक तरीके से अमेरिका को एक्सपोर्ट ही हमारा बंद हो जाएगा, बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन एक चीज़ अच्छी है भारत में कि लोगों को समझ में आती है कि क्या हो रहा है, इसलिए वो सरकार के खिलाफ इतनी जल्दी खड़े नहीं होते हैं। आलोचना करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से दुनिया में परिवर्तन किया जा रहा है। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, नवोपनिवेशवाद क्या होते हैं, इसके टूल कौन कौन से होते हैं, नवोपनिवेशवाद की दुनिया में कौन कौन से उदाहरण हैं, हाल के दिनों में किस प्रकार से बढ़ा है ये, क्या इसके बढ़ने से वैश्विक तनाव उत्पन्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेंस में आपसे पूछा जा सकता है नवोपनिवेशवाद क्या होता है, इसके स्वरूप और विशेषताओं को स्पष्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ईरानी क्रांति को देखते हैं, क्योंकि ये जो है बीपीएससी ने पिछली बार क्या किया था कि दिल्ली में जो चुनाव हुए तो उसमें आम आदमी पार्टी की हार और विपक्षी पार्टियों के हार से जुड़े हुए सवाल पूछ लिए गए थे, क्या कारण है उनके। यानी कि इस प्रकार के टॉपिक जो जनरली हम करंट अफेयर में इग्नोर कर देते हैं, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ईरान में चूँकि फिर से रिवॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ पर शासन सत्ता परिवर्तन होगा ऐसा माना जा रहा है, तो इसके कारण से इस्लामिक क्रांति जो 1979 में हुआ था, ये भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल भी बन सकते हैं कि क्या था ये। मेंस में हो सकता है पूछ ले आपसे, इंटरव्यू में पूछ ले आपसे क्या था ये, किस प्रकार से परिवर्तन किया गया था और क्या अभी भी सेम चीज़ें ही हो रही हैं। तो बिल्कुल सेम चीज़ें ही हो रही है। ईरान की इस्लामिक क्रांति, इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है इसको, एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना थी जिसमें शाह मोहम्मद रजा पहलवी, आपने मुग़ल काल पढ़ा है क्या, तो वहाँ पर भी आप पढ़ेंगे पहलवी वंश के बारे में। तो वही वाले वंशावली है, ये बहुत पीछे से चले आ रहे थे, बीच में परिवर्तित हुआ, फिर से स्थापित हो गया कि राजशाही को उखाड़ फेंका और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की गई। इस्लामिक गणराज्य यानी कि इससे पहले की जो वहाँ पर शासन सत्ता प्रणाली थी ना, वो थोड़ी सी लिबरल थी, महिलाओं को अधिकार थे ईरान में, बिल्कुल जिस प्रकार से भारत महिलाएं रहती हैं अपने हिसाब से, उसी प्रकार से ईरान में भी रहती थी। लेकिन इन सभी चीज़ों को कट्टर इस्लामिक शासन के जरिए रिप्लेस कर दिया गया, जिसमें महिलाएं आपको पर्दा में दिखेंगी, बुरखा में दिखेंगी, उनके बाल भी दिख गए थे। पिछले साल महसा अमीनी को मार दिया गया था इसी कारण से जेल में पीट पीट के, क्योंकि उनके बुरखे में से थोड़े से उनके बाल दिख रहे थे, इसके कारण से उनको मार दिया गया था। तो इस प्रकार एक कट्टर शासन सत्ता प्रणाली को ईरान के लोगों ने ही 1979 में स्थापित किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो शाह पहलवी है वो अमेरिका का पपेट है, और वो वाकई अमेरिका के ही पपेट थे, जिसको उन्होंने उखाड़ फेंका था। उन्हें लगा कि हमने एक शासन सत्ता परिवर्तन किया है तो दूसरा हमारे लिए अच्छा साबित होगा। कुछ वर्षों तक अच्छा भी रहा, लेकिन अब उसकी हालत तो देख ही रहे हैं आप। कारण क्या था? शाह का पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण की नीतियां थी। शाह जो था वो वेस्टर्न और मॉडर्न नीतियों को लेकर के चलता था, जिसके कारण से वहाँ पर इस प्रकार के श्वेत क्रांति में भूमि सुधार, महिलाओं को मताधिकार, पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया गया था, जिसे पारंपरिक सिया धर्मगुरुओं ने इस्लाम के खिलाफ माना था। ईरान जो है वो सिया पर बेस्ड है। इस्लाम की दो मुख्य विचारधारा है, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन दो मुख्य है, एक है सुन्नी और एक है सिया। तो ये सिया है ईरान जो है, बाकी इसके अगल बगल में जितने भी हैं सब सुन्नी देश हैं। इसके कारण से भी ये लड़ते हैं, है ना। तो पहला कारण तो ये था जो इसके कारण से रिवॉल्यूशन हुआ था, राजनीतिक दमन और सावक। शाह की गुप्त पुलिस सावक ने विरोधियों को कुचला। जो काम अभी ये कर रहे हैं ना, वही काम शाह भी कर रहा था, लेकिन अमेरिका के समर्थन से कर रहा था वो, जिससे असंतोष बढ़ा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। आर्थिक असमानता और तेल धन का दुरुपयोग हो रहा था। अभी भी आर्थिक असमानता वहाँ पर है और अभी भी दुरुपयोग उसका किया जा रहा है। खुमैनी का प्रभाव। निर्वासित अयातुल्लाह खुमैनी ने फ्रांस से ऑडियो कैसेट के माध्यम से क्रांति का नेतृत्व किया। विलायत ए फ़कीह का संरक्षण का विचार दिया उसने, और उसके ऑडियो कैसेट इतने मशहूर होते थे ईरान में, उसको गुप्त रेडियो के द्वारा वहाँ पर चलाया जाता था, ताकि ईरान के शाह के दमन के खिलाफ जो ये खुमैनी थे
ये वहाँ पर भाषण देते थे लंबे लंबे, और इनके इस्लामिक विचारधारा को जोड़ करके भाषण देते थे, जिससे लोगों को लगा कि स्वर्णिम दिन तो इस्लामिक शासन में ही होगा, और उसके कारण से उन्होंने विद्रोह करके उखाड़ करके सत्ता फेंक दिया। पहलवी को भागना पड़ा और खुमनई फ्लाइट से उतरते हैं वहाँ पर, और उनकी शासन सत्ता, नवीन प्रकार की शासन सत्ता स्थापित होती है, जिसमें सर्वोच्च नेता कहा जाता है खुमैनी को, और वो स्थापित होते हैं। तो ये क्या था, मुख्य कारण थे जिसके कारण से रिवॉल्यूशन हुआ था। ओके, परिणाम और प्रभाव क्या हुआ। इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। ईरान दुनिया का पहला इस्लामिक गणराज्य बना जहां शिया इस्लाम पर आधारित शासन स्थापित हुआ था। शिया इस्लाम, इससे पहले अगल बगल में सुन्नी इस्लाम पर आधारित शासन प्रणाली थी, जैसे कि सऊदी अरब में भी था, जैसे वो सारे इस्लामिक शासन है। पाकिस्तान भी खुद को इस्लामिक गणराज्य कहता है ना। तो ये सब थे, लेकिन सुन्नी इस्लामिक शासन का एक ही देश था, वो है ईरान। सुप्रीम लीडर की भूमिका बढ़ी। खुमैनी और बाद में खामनेई सर्वोच्च नेता बने, जिनके पास अंतिम अधिकार था। सारे अधिकार इन्हीं के हाथों में होते हैं। इनकी एक छोटी सी टुकड़ी भी होती है जिसको रिवॉल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों को प्रभाव पड़ा, इसके कारण से हिजाब अनिवार्य किया गया। महिलाओं का अधिकार बिल्कुल ही सीमित कर दिए गए, और हिजाब, बुर्खा इत्यादि जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर कट्टरता से लागू की गई। वैश्विक प्रभाव, इस्लामिक कट्टरवाद और राजनीतिक इस्लाम को बढ़ावा मिला। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नीतियां अपनाई, और इजराइल को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया इसने, और कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य होगा, हम इजराइल को तबाह करके रहेंगे। ईरान इराक का युद्ध हो गया इसके कारण। 1980 और 88 में क्रांति के बाद इराक ने हमला किया, जो लंबे समय तक चला। क्यों इसने हमला किया? शिया सुन्नी के विवाद के कारण से इसने हमला किया था। ठीक है। आज का प्रभाव, 1979 की क्रांति ईरान की राजनीति का आधार बनी, लेकिन आंतरिक विरोध और कई सारे मूवमेंट वहाँ पर चले हैं। क्या पहली बार इस तरह का विरोध हो रहा है क्या ईरान में? देखिए, इतने बड़े स्केल का तो इससे पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले पिछले वर्ष भी हुआ था, जब उस महिला को मार दिया गया था, और उस दौरान भी काफ़ी बड़े स्तर के विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसे ज़रूर याद रखिएगा, इस प्रभाव को भी याद रखिएगा। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने नव उपनिवेशवाद पढ़ा और ईरान के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार डिफेंस कॉरिडोर। इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। कल ही मैंने आपको समझाया था कि 250 साल पुराना मुंगेर का इतिहास है, जहां पर बंदूक बनाए जाते रहे हैं, हथियार बनाए जाते रहे हैं। लेकिन सरकार अब क्या कर रही है, अभी तो वहां पर सिविल पर्पज़ से बनाए जा रहे हैं, यानी कि अगर आपको परचेज करना है तो कुछ वहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं जिनसे जा कर के आप परचेज कर सकते हैं बंदूक वगैरह। इलीगल भी वहाँ से बहुत सारे बिकते हैं, कोई भी खरीद करके ले आता है, ऐसा भी आरोप लगता है। लेकिन इसके साथ में और क्या है ना, कि सरकार अब प्रयास करे कि डिफेंस कॉरिडोर इस एरिया में क्यों ना बनाया जाए, यहाँ के लोगों के स्किल का, हुनर का उपयोग देश की भलाई के लिए क्यों ना किया जाए, और बिहार की भलाई के लिए भी तो डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने हाल ही में जनवरी 2026 तक नए टेक हब की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मुख्य हिस्सा। यह कॉरिडोर मुंगेर जैसे क्षेत्रों में पुरानी बंदूक की फैक्ट्रियों को पुनर्जीवित करेगा और राज्य को रक्षा उत्पादन का केंद्र बनाएगा। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में इससे पहले 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में एक और एक तमिलनाडु में, और तीसरा बिहार में प्रस्तावित है जिसे बनाया जा सकता है। डिफेंस कॉरिडोर यानी कि एक ऐसा कॉरिडोर, एक ऐसा लंबा चौड़ा एरिया, कॉरिडोर का मतलब 2-3 ज़िले लगातार ऐसे, या पूरा क्षेत्र ऐसा जिसमें डिफेंस की छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित होंगी और वो उत्पादन करेगी, गन का उत्पादन, बम का उत्पादन, बारूद का उत्पादन इत्यादि चीज़ों का उत्पादन करेंगी। इसी को डिफेंस कॉरिडोर कहा जाता है। कॉरिडोर मतलब एक प्रकार का इस तरह का डेडिकेटेड इलाका, जैसे मान लीजिए वेस्टर्न यूपी का इलाका ले लेंगे, इसमें डिफेंस कॉरिडोर, तो वेस्टर्न यूपी के जितने ज़िले हैं वहाँ पर क्रमागत रूप से बहुत सारी डिफेंस की कंपनियाँ स्थापित होती हैं जो निर्माण का काम करती हैं। तो कॉरिडोर का मतलब यही होता है बंधुओं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में तो है, तीसरा कहाँ पर बन सकता है, तो तीसरा बिहार बन सकता है। इससे क्या क्या बेनिफिट होगा? पहला तो रोजगार सृजन होगा, इससे बहुत सारे लोगों को स्किल्ड आधारित रोजगार मिलेंगे, और मुंगेर में चूँकि बहुत पुराना काम है जिससे लोगों के स्किल में है, वहाँ पर शानदार अमेरिकन गन का कॉपी कर लेते हैं मुंगेर के लोग, है ना। मुंगेर गन के लिए नहीं, योगा यूनिवर्सिटी के लिए भी फेमस है, लेकिन लोगों के दिमाग में गन ही बैठा हुआ है। मुंगेर अद्भुत ज़िला है, वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें होने से लोगों को रोज़गार कहीं ना कहीं मिलेगा, राज्य को निवेश प्राप्त होगा, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता आएगी। इससे बिहार के लिए भी और भारत के लिए भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, साथ में निवेश भी प्राप्त होगा। अवैध हथियार के व्यापार पर अंकुश लग जाएगा। जैसे ही डिफेंस कॉरिडोर कहीं पर स्थापित होता है ना, तो वहाँ पर शासन सत्ता, कानून थोड़े से कठोर हो जाते हैं।
कानून इत्यादि का पालन सही तरीके से होता है। और लोगों को जब रोज़गार मिल जाएगा उसी चीज़ को लीगल करने का, तो इलीगली क्यों बेचेंगे कोई भी, है ना। तो अवैध हथियार व्यापार पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। अवैध हथियार फैक्ट्री जैसे कासिम बाजार बरगह चल रही है जो कानूनी व्यवसाय को नुकसान पहुंचाती है। कॉरिडोर से कानूनी उत्पादन बढ़ेगा जिससे अवैध उत्पाद का जो कलंक लगा हुआ है, मुंगेर यानी कि बंदूक, वो कलंक भी मिटेगा। मुंगेर यानी कि डिफेंस कॉरिडोर, कितना शानदार लग रहा है बोलने में ना। तो ये वहाँ पर स्थापित होगा। आर्थिक विकास और निवेश तो प्राप्त होगा ही, राज्य को भी प्राप्त होगा और देश के लिए भी प्राप्त हो सकता है। रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मुंगेर के बाद अन्य ज़िलों पर भी फोकस किया जा सकेगा। अगर एक ज़िले का डेवलपमेंट सही से हो पाता है तो इर्द गिर्द के ज़िलों पर भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। देश के लिए भी सही होगा क्योंकि वहाँ के लोगों का अब तक जो छुपा हुआ स्किल्ड था, जिसमें वो माहिर थे, वो उसका उपयोग पूरे देश के लिए, भलाई के लिए होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में तो है ही, और मुंगेर में स्थापित होने से रक्षा उत्पादन में हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इसे भी याद रखिएगा। ये भी एक पॉइंट था। छठा पॉइंट यही था, राष्ट्रीय और रणनीतिक बढ़त मिलेगी हमें। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है। भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IICDEM 2026 का आयोजन करेगा। इसको जरूर याद रखिएगा। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसको कहा जाता है। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसको कहा जाता है। 2026 आयोजन नई दिल्ली में इसका किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग इसका आयोजन करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका आयोजन करेगा। यह सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये नाम पूछा जा सकता है आपसे। उद्देश्य चुनाव प्रबंधन, लोकतांत्रिक शासन में ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचार को साझा करने के लिए मंच। कुछ नहीं है, बैठेंगे ये लोग, बातचीत करेंगे, डेमोक्रेसी को कैसे आगे बढ़ाएं, बस उसी पर बातचीत होगी। इसका थीम क्या है? तो डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये इसका इस बार का थीम है। अर्थात एक समावेशी, शांतिपूर्ण, अनुकूल और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र, यही इस बार का थीम है। इसको जरूर याद रखिएगा। ये थीम आपसे पूछा जा सकता है। यह वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है, जिसके लिए भारत अध्यक्ष पद के लिए चयन हुआ था। सम्मेलन में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी और सम्मेलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता जो होंगे हमारे ज्ञानेश कुमार जी होंगे। ज्ञानेश कुमार को जानते हैं क्या? ऐसी चीज़ें साझा करते हैं क्या? तो ये उन्होंने कहा था जो वायरल हो गया था। इसको ज़रूर याद रखिएगा। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।